हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। आज के लाइव सेशन में बहुत इश्यूज़ हो रहे थे। सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, इसीलिए वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड करना पड़ा। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने एक्सरसाइज 2.1 को देखा था और इसका एक सम रह गया था जो आप लोगों की स्क्रीन पे है, और मैंने ये सम आप लोगों को खुद से सॉल्व करने के लिए कहा था। उम्मीद करता हूँ कि सबने किया भी होगा। ठीक है, तो एक बार इसका मैं भी सोल्यूशन बता देता हूँ। तो इसमें हमें क्या करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। उसको सबसे पहले नाम दे देते हैं मैट्रिक्स ए 1 -1 2 2 1 3 और 3 2 and 4। ठीक है, अब कल हम लोग ने क्या देखा था, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए से हम लोग कैसे किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, या फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए जो स्टेप्स मैंने बताए थे, लेकिन हम लोग इन स्टेप्स को यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत कम लगेगी और सोचना भी कम पड़ेगा। ठीक है ना। चलो, तो पहला स्टेप क्या होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में, इसको 1 बनाना और फिर इन दोनों को 0 बनाना। लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो इन तीनों को 0 बनाना है, हमें तो इन तीनों को 0 बनाना है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 3 से। स्टेप नंबर 3 क्या है, A22 को 1 बनाना, फिर इसका इस्तेमाल करके इसको भी 0 और इसको भी 0। ठीक है ना। चलो, तो अगर आप यहाँ पर इस मैट्रिक्स को देखोगे तो यहाँ पर स्टेप 3 भी ऑलरेडी किया हुआ है ना, A22 1 बना हुआ है। तो इसके ज़रिए से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 0 बना देंगे और इसको भी 0 बना देंगे। इसको 0 क्यों बनाएंगे वो समझाता हूँ, मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। ठीक है ना। चलो ध्यान दो। तो क्या करता हूँ, C1 में चेंज लाता हूँ, C1 चेंजेस टू C1 - 2C2। C1 - 2C2 कर लो, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अच्छा, फिर इसी के साथ साथ इसको भी 0 बना लेते हैं। तो ये कैसे बनेगा, C3 में चेंज लाएंगे, C3 - 3C2। ठीक है, तो हमारी जो मैट्रिक्स है A वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखो चेंज किस में आ रहा है, C1 और C3 में। C2 में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसको पहली फुर्सत में एज इट इज़ लिख लो। अच्छा, तो C1 में चेंज आ रहा है, C1 - 2C2 1 - -2 1 - -2 यानी कि 1 + 2, तो ये बन जाएगा 3। फिर उसके बाद 2 - 2 ये बन जाएगा 0। 3 - 2 = 4, 3 - 4 -1, ये बन गया -1। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, C3 - 3C2। तो 2 - -3 यानी कि 2 + 3 दिस विल बिकम 5। फिर 3 - 3 दिस विल बिकम 0 और 4 - 6 ये बन जाएगा -2। क्लियर हो गया। अब कोई सोच रहा होगा सर इसको तो 0 बनाने की ज़रूरत थी नहीं, तो आपने इसको 0 क्यों बनाए, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर समझ में आएगा, ध्यान से देखते रहो। ओके, तो देखो ये स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 4 भी हो गया अपना। A21 और A23 को हमने क्या कर दिया, 0 बना दिया इसको इस्तेमाल करके। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 5, मेक A33 = 1 यूजिंग डिवीजन। डिवीजन का इस्तेमाल करके A33 को क्या बना दो, 1 बना दो। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस -2 को 1 बनाएंगे। कैसे बनेगा ये 1, डिवीजन से। तो मैं क्या करता हूँ, C3 में चेंज लाता हूँ, कॉलम 3। कैसा चेंज, C3 डिवाइडेड बाय -2। C3 को -2 से डिवाइड करो। कोई बोलेगा कि नहीं सर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख के बताओ, तो ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, C3 × -1/2। समझ में आ गया, ये तरीका दूसरा लिखने का। तो हमारी जो मैट्रिक्स है ये ऐसे दिखने लगेगी, और 3 0 -1। इन दो कॉलम्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, इनको एज इट इज़ लिख लो। कॉलम 3 में चेंज आ रहा है, तो दिस विल बिकम -5/2 0, और ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 1। ठीक है, अब जैसे ये 1 बन गया तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग इसको भी 0 बना देंगे और इसको भी 0 बना देंगे। ठीक है ना। चलो, तो कैसे बनेगा ये 0, तो C1 में चेंज लाता हूँ। कैसा चेंज लाता हूँ, C1 + C3, C1 + C3 -1 + 1 करो, 0 हो जाएगा। अच्छा, फिर C2 में भी चेंज लाएंगे। C2 में कैसा चेंज लाएंगे, C2 - 2C3, C2 - 2C3, 2 - 2 कर दो, 0 हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब मैट्रिक्स से ऐसे दिखने लगेगी। फिर ये शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ और ये चीज़ को भी ऊपर ले लेता हूँ शायद।
ये भी शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। कहाँ आया ये, इधर को आया ना, ओके। तो पहले लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा 1 मिनट वेट कर लो। ठीक है, चलो। तो सॉरी, जो स्टेप था, इस स्टेप देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं हम लोग, C1 में चेंज ला रहे हैं, C1 + C3 करेंगे, और C2 में चेंज ला रहे हैं, C2 - 2C3 करेंगे। क्लियर है, कहाँ पर, इस मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर। तो हमारी जो मैट्रिक्स है ये कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, मैट्रिक्स ए विल बिकम, चेंज किस में हो रहा है, C1 और C2 में, C3 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो C3 को एज इट इज़ लिख दो, -5/2, 0 और 1, ठीक है। अब C1 में क्या चेंज हो रहा है उसको लिखेंगे, C1 + C3 कर रहे हैं, C1 + C3, तो C1 + C3 कर लो, यानी कि 3 + -5/2, 3 + -5/2, 3 + -5/2 यानी कि 3 - 5/2, 3 - 5/2 करोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो यहाँ पर आ गया 1/2। फिर 0 + 0, 0 + 0, 0 + 0 क्या आया, 0 आया, 0 + 0 क्या आया, 0 आया। अच्छा, अब समझ में आया कि इसको 0 क्यों बनाए हैं, इसको 0 क्यों बनाए, समझ में आया। हाँ, इसको 0 अगर हम लोग नहीं बनाते, इसको अगर हम लोग 3 रहने देते, तो यहाँ पर क्या हो जाता, 0 + 3 3 हो जाता, यानी कि जो मेहनत किए थे हम लोग ने इसको 0 बनाने की, ये हमारी वेस्ट हो जाती। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, इसको भी 0 बनाना पड़ा, क्योंकि एंड स्टेप में जा करके हम लोग C3 को ऐड कर रहे हैं C1 में। क्लियर हुआ ना, तो इस 3 को भी 0 बनाना ज़रूरी था। आई होप कि क्लियर हो गया। चलो, तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या करेंगे, -1 + 1, -1 + 1 कर दो, ये भी 0 हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद C2 में भी तो चेंज लाना है, कैसा चेंज, C2 - 2C3, C2 - 2C3, तो C2 माइनस यानी कि -1 - 2 × C3 यानी कि -5/2 का 2 गुना, ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस हुआ, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 4। फिर उसके बाद 1 - 0, ये तो 1 ही रहेगा, और उसके बाद 2 - 2 ये हो जाएगा 0। क्लियर हुआ सबको। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या बन गई, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। समझा सबको, इसको हटा देते हैं साइड में। ऑपरेशन तो आप लोगों को समझ में आ गया ना, ओके। चलो, तो बस ऐसे करना था। अब हो सकता है, देखो एक और एक बात ध्यान से सुन, हो सकता है कि जो आंसर हमारा आया ये आंसर पीछे ना हो, कुछ अलग आंसर हो, ठीक है। लेकिन वो भी मैट्रिक्स क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर होगी, और हमारी जो मैट्रिक्स है वो भी क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना था, अपर ट्रायंगल में कोई भी एलिमेंट्स हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके अगर इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओगे तो हो सकता है कि ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर मिले हैं ये अलग मिले, आई बात समझ में, लेकिन वो भी क्या बनेगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बनेगी। तो इसको कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें से एक तरीका ये है, और इससे हमको ये वाली मैट्रिक्स मिल रही है। क्लियर हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है यहाँ पर हमारी। अब यहाँ पर नहीं एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.2। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कोफैक्टर्स और माइनर्स का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने शायद 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले 2 × 2 के लिए देख लेंगे, फिर उसके बाद 3 × 3 के लिए देख लेंगे। फॉर 2 × 2 मैट्रिक्स, अच्छा एक और एक बात ध्यान में रखो कि ये जो माइनर और कोफैक्टर होते हैं ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही निकाले जा सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए माइनर्स और कोफैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते। समझ में आ गया। चलो, तो 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए कैसे निकालेंगे माइनर, एक एग्जांपल ले लेते हैं मैट्रिक्स ए का। यहाँ पर मैं 2 × 2 मैट्रिक्स बना रहा हूँ, 1 - 3 2 and 4, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स मिल गई। अब
हमको माइनर्स निकालने हैं। माइनर्स हर एक एलिमेंट के निकलते हैं, माइनर्स हर एक एलिमेंट के निकलते हैं, यानी कि इसका भी माइनर निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा और इसका भी निकलेगा। तो इसका जो माइनर होगा उसको हम M11 बोलेंगे, क्योंकि वो एलिमेंट कहाँ पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होने की वजह से 1 के माइनर को M11 से डिनोट करेंगे। अब माइनर होता क्या है, तो माइनर निकालने के लिए जो एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल रहे हैं उसकी रो को और उसके कॉलम को कैंसिल करने का। समझ में आया? ठीक है, तो देखो 1 का माइनर निकाल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों को कैंसिल कर देंगे। जो बच जाएगा वही हमारा माइनर होगा, जो बच जाएगा वही हमारा क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, समझ में आया? तो M11 क्या हो जाएगा, M11 हो जाएगा 4, M11 हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4। फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम M12 निकालेंगे। M12 यानी कि -3 का माइनर। ठीक है, ये कहाँ पर है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को कैंसिल आउट कर दो, जो बच गया वो माइनर है, जो बच गया वो माइनर है। कौन बच गया यहाँ पर, 2 बच गया। तो 2 M12 का माइनर है, मतलब M12 यानी कि माइनर ही होता है। तो -3 का माइनर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2। फिर उसके बाद M21 यानी कि 2 का माइनर निकालेंगे। M2 का माइनर निकालने के लिए इसको कैंसिल करो और इसको कैंसिल करो, क्या बच जाएगा, -3 बच जाएगा, ये हो जाएगा -3। फिर M22 के लिए क्या करो, सेकेंड रो को और सेकेंड कॉलम को कैंसिल कर दो, क्या बच गया, 1 बच गया। समझ में आ गया? इनको कहते हैं माइनस, इनको कहते हैं माइनस। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स की। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो ध्यान में रख लो, तो कोफैक्टर्स आ जाएगा। कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला है और इसको डिनोट किया जाता है CIJ से। कोफैक्टर भी हर एक एलिमेंट का निकलेगा, हाँ ठीक है। CIJ से डिनोट करो या फिर कैपिटल AIJ से डिनोट करो, एक ही बात है। ठीक है, इन दोनों तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो कोफैक्टर को। तो CIJ निकालना है या फिर AIJ निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, -1 + j × MIJ। अब क्या कह रहा है ये फॉर्मूला, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या कहा, माइनर हर एक एलिमेंट का होता है, उसी तरीके से कोफैक्टर भी क्या होगा, हर एक एलिमेंट का होगा। तो C11 निकाल लेते हैं, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर यानी कि 1 का कोफैक्टर। 1 कहाँ पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, इसीलिए उसको क्या लिख रहे हैं, C11 लिख रहे हैं। ठीक है, तो 1 का कोफैक्टर किससे डिनोट करेंगे, C11 से डिनोट करेंगे। कैसे निकलेगा, -1 = 1 + 1। देखो I की जगह पे कौन है, 1, और J की जगह पे कौन है, वो भी 1 है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -1 = 1 + 1 इंटू में MIJ। I की जगह पे कौन है, 1, J की जगह पे कौन है, 1। अच्छा, तो इसका मतलब -1 = 2 हो जाएगा और M11 की वैल्यू तो मिल चुकी है जो कि 4 है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करो, क्या मिल गया, 4 मिल गया। यानी कि पहला जो कोफैक्टर है वो क्या है, 4 है। फिर उसके बाद C12 निकालेंगे। C12 के लिए फिर से यही फॉर्मूला, -1 = 1 + 2, I की जगह पे 1 आ गया और J की जगह पे 2 आ गया। तो -1 = 1 + 2 हो जाएगा इंटू M12, इंटू में M12। ठीक है, -1 = 1 + 2 यानी कि -1 का क्यूब, और M12 की वैल्यू हमको यहाँ पर मिली हुई है जो कि 2 है। तो दिस विल बिकम -2, क्योंकि -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है। -1 × 2 करोगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। अच्छा, फिर C21 की बात कर लेते हैं। C21 में क्या हो जाएगा, -1 = 2 + 1 इंटू M21, एंड दिस विल बिकम अगेन -1 का क्यूब इंटू M21 की वैल्यू क्या है, -3 है, तो ये बन जाएगा +3, ये बन जाएगा +3। अब लास्ट C22 देखेंगे, तो C22 कहाँ से मिलेगा, -1 = 2 + 2 इंटू M22। ठीक है, -1 = 2 + 2 यानी कि -1 = 4, -1 = 4 करोगे 1 हो जाएगा, इंटू में M22 कर दो यानी कि 1, तो 1 × 1 1 ही मिलेगा। समझ में आ गया? इस तरीके से हम लोग कोफैक्टर्स को निकालते हैं। अच्छा सर, ये फॉर्मूला हर बार लगाना पड़ेगा क्या, ये जो फॉर्मूला है, ये आप जो लगा रहे हो, ये हर बार ऐसे करके दिखाना पड़ेगा क्या, नहीं। फॉर्मूला सिर्फ एक बार इधर लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, एक बार फॉर्मूला इधर लिख दिए तो डायरेक्टली C11 की वैल्यू निकालो। C11 = 4 लिख सकते हो, C12 = -2 लिख सकते हो, C21 = 3 लिख सकते हो और C22 = 1 लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, अब हमको कैसे समझ में आएगी सर डायरेक्ट वैल्यू, बिगर कैलकुलेशन की डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। I और J की वैल्यू पता है ना, I और J की वैल्यू पता है, इसको ऐड करो। I और J की वैल्यू को क्या करो, ऐड करो, I और J की वैल्यू को ऐड करो।
तो यहाँ पर आई और जे ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 + 1 2 मिलेगा, यानी कि इवन है, ठीक है। अच्छा, इवन पे माइनर की साइन चेंज ना करते हुए डायरेक्टली माइनर को लिखो। समझा क्या बोला? इवन पे माइनर लिखेंगे विदाउट साइन चेंज, ठीक है। समझ में आया क्या बोला? 1 + 1 क्या है, 2 है, 1 + 1 क्या है, 2 है, यानी कि इवन नंबर है। तो C11 की वैल्यू डायरेक्टली माइनर होगा और उसकी साइन भी चेंज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इवन है। अच्छा, उसके बाद C12 को देखो, 1 + 2 करो, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 1 + 2 करो, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 कैसा है, ऑड है, 3 कैसा है, ऑड है। तो ऑड पे क्या करोगे, माइनर को लिखोगे विथ साइन चेंज, समझ में आया क्या बोला? ठीक है। तो माइनर क्या था, 2 था, इसीलिए कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। M21 2 + 1 करो, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 2 + 1 करो, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी कि वो भी ऑड है। अच्छा, इसका मतलब इसकी भी साइन चेंज होगी, ठीक है। तो जो अगला कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, +3 होगा। देखो साइन चेंज हो गई, समझ में आया? फिर उसके बाद M22 2 + 2 करो, क्या मिलेगा, 2 + 2 करो, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 कैसा है, इवन नंबर है, इसीलिए कोफैक्टर में इसी को लिखेंगे डायरेक्टली, और वो भी साइन चेंज किए बगैर। समझा? चलो और एक एग्जांपल लेता हूँ 3 × 3 मैट्रिक्स का, तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे करते हैं, ठीक है ना। अगला एग्जांपल, फॉर 3 × 3 मैट्रिक्स, 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए कैसे हम लोग माइनर्स को और कोफैक्टर्स को निकालते हैं, ये देख लो, ठीक है। चलो, तो मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है A, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 - 2 3 1 0 4 2 -2 6, ठीक है। ये एलिमेंट्स अपने को मैट्रिक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। इसको भी -1 कर लेता हूँ। चलो, अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स के लिए हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स को निकालना है। तो सबसे पहले माइनस लिख लेता हूँ। माइनर्स हर एक एलिमेंट के निकलेंगे, यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस, हर एक एलिमेंट का माइनर आएगा। तो M11 सबसे पहले 1 का माइनर निकालेंगे। तो क्या बोला था मैंने, याद है? M11 निकालने के लिए फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो गया, जो बच गया वो माइनर है। लेकिन सर पिछले वाले सम में तो एक ही नंबर बचा था, तो वो हम लोग ने डायरेक्टली माइनर लिख दिए थे। यहाँ पर तो 4 नंबर बचे हैं, तो अब क्या करना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस जो 4 नंबर बच गए उनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो, वही हमारा माइनर होगा। तो कौन कौन बच गया, 0 बच गया, 4 बच गया, -2 बच गया और 6 बच गया। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, यही हमारा माइनर होगा। 0 × 6 कितना होता है, 0, -2 × 4 -8, तो -8 यानी कि +8। M11 आ गया +8। अच्छा, ओके, ठीक है। तो अब M12 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, M12 की बात करेंगे। M12 में क्या करेंगे, फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को कैंसिल आउट कर देंगे। M12 में फर्स्ट रो को, जो कि पहले से कैंसल्ड है, फर्स्ट रो को कैंसिल करेंगे और सेकंड कॉलम को कैंसिल करेंगे। अब कौन 4 बच गया, देखो ज़रा, ये बच गया, -1 बच गया, 4 बच गया, 2 बच गया और 6 बच गया। इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो पहला समय इसके लिए मैं ऐसे डिटेल में बता रहा हूँ, आगे से थोड़ा थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन बचा था, -1 4 2 और 6। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, ये हमारा माइनर होगा, -6 -4 2 8, यानी कि -14 हो गया, -14, ठीक है, क्लियर। अब M13 की बात कर लेते हैं। M13 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को कैंसिल, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखो ऐसे निकालना होता है डायरेक्टली, ये लिख के बताने की जरूरत नहीं। M13 डायरेक्ट कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल। क्या आएगा आंसर, -1 × -2 +2 -0, तो इसका आंसर आ गया +2। फिर M13 हो गया। M21 निकालेंगे। M21 के लिए सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे। कौन बचा, ये। तो -2 × 6 कितना हो गया, 12, -12 और
3 इंटू टू -6 माइनस माइनस +6 हो गया, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा -6 आएगा। ठीक है, समझा सबको। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -6, M21 की वैल्यू हो गई -6। फिर M22 की बात करेंगे, देखो प्लस बनेगा, प्लस मैट्रिक्स के अंदर प्लस बनेगा। मैं काम करता हूँ, मैट्रिक्स को फिर से लिख लेता हूँ, 1 -2 3 -1 0 4 2 -2 6। ठीक है, अब क्या करना है, M22 निकालना है। M22 निकालना है यानी कि सेकेंड रो भी कैंसिल होगी और सेकेंड कॉलम भी कैंसिल होगा, प्लस बन रहा है तो इसकी वैल्यू निकाल लो। 1 इंटू 6 6 -3 इंटू 2 6, 0 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, 0 लिख लेंगे, M22 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर M23 की बात करेंगे, M23 में क्या करो, सेकेंड रो को और थर्ड कॉलम को कैंसिल कर दो, ये बच गए। 1 इंटू -2 -2 -2 इंटू -2 -4, तो -2 -4 यानी कि +4, -2 +4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, -2 +4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो M23 कितना आ गया, 2 आ गया। फिर M31 देख लेंगे, M31 के लिए थर्ड रो को कैंसिल करो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करो, क्या बच गया, ये बच गया 2 इंटू -4 -8 और ये तो 0 हो जाएगा, तो M31 की वैल्यू होगी -8। फिर M32 के लिए क्या करेंगे, थर्ड रो को और सेकंड कॉलम को कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो क्या बच गया, ये बच गया, क्या बच गया, ये बच गया 4 + 3 यानी कि 7, 4 + 3 यानी कि ये हो गया 7। और लास्ट M33 निकालेंगे, तो M33 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 0 -2, दिस विल बिकम -2। क्लियर है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर भी थोड़ा सी जगह बचाने के लिए डायरेक्ट -14 लिख देता हूँ, यहाँ पर लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, चलो ओके। अब माइनस आ गए, क्या निकालना है नेक्स्ट, कोफैक्टर्स निकालना है। ठीक है, कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं, कोफैक्टर्स के लिए फॉर्मूला है, तो एक बार वो फॉर्मूला लिख देने का बस। ठीक है, Cij लिख लो, Cij इक्वल टू -1/i + j इंटू Mij। ये एक बार फॉर्मूला लिख दिया ना, काफ़ी है। अब डायरेक्टली C11 निकालो, मैंने बोला था कैसे निकलेगा, C11 यानी कि 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, इवन है तो साइन चेंज किए बिगर माइनर को उठा लो, तो C11 8 हो जाएगा। फिर C12 की बात कर लेते हैं, C12 1 + 2 क्या है, ऑड है, 3 यानी कि इसकी साइन चेंज करके उठा लो, तो -14 की साइन चेंज कर दो, +14 हो जाएगा। फिर C13 की बात करेंगे, C13 1 + 3 क्या होता है, 4 यानी कि इवन है तो साइन चेंज नहीं होगी, एज इट इज़। C21 ऑड, 2 + 1 3 ऑड है, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा +6। फिर C22 0 का तो 0 रहेगा, साइन चेंज करो नहीं करो क्या फ़र्क पड़ता है। फिर C23 2 + 3 5 ऑड है, 5 ऑड है, इसकी साइन चेंज यानी कि बन जाएगा -2। फिर C31 3 + 1 4 इवन है, नो साइन चेंज नहीं होगी, एज इट इज़ -8 लिखेंगे। फिर C32 3 + 2 5 ऑड है, साइन चेंज करके 7 को लिखेंगे, -7। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, फिर C33 की बात कर लेते हैं, C33 3 + 3 6 इवन है, नो साइन चेंज, एज इट इज़ माइनर को लिख देंगे -2। तो ये क्या है, अपने कोफैक्टर्स हैं, ये क्या है, कोफैक्टर्स हैं। समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलो, अब अगर मैं इन कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लूँ, समझे क्या बोल रहा हूँ, इन कोफैक्टर्स को अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लूँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से देखना, कोफैक्टर मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स को AC से डिनोट कर सकते हैं हम लोग। मैट्रिक्स A थी ना, ठीक है, तो इसके नीचे क्या लिख दो, C लिख दो, इससे समझ में आएगा कि भाई ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे, AC में सारे कोफैक्टर्स को लिख देंगे। यहाँ पर C11 आएगा, C12 C13 C21 C22 और C23 C31 C32
C33, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऐसे दिखने लगेगी, क्या है C11 8, फिर 14, फिर 2, नेक्स्ट इज 6 0 -2 एंड -8 -7 -2। समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स है, ये क्या है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स है। जो भी कोफैक्टर्स मिले थे हमने उनको क्या किया, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। तो जो मैट्रिक्स हमको मिली उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्लियर है सबको, ठीक है। सर इसका क्या काम है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या काम है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या काम है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालोगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालोगे, देखो मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स को उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको उठा लेते हैं और इसको न्यू पेज पे डाल देते हैं, यहाँ पे ले लिया। चलो ध्यान से देखो, तो ये क्या मिली अपने को, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिली है। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाल दूँ, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा AC रेज्ड टू T, ठीक है ना। ऐसे डिनोट करते हैं, मैंने बताया था सारी चीज़ें, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम्स को रो में डाल देते हैं। तो 8 14 और 2 रो में है तो कहाँ चला जाएगा, कॉलम में। तो ये बन गया 8 14 2। फिर उसके बाद 6 0 -2 यहाँ आ गया, और उसके बाद -8 -7 और -2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो मिली थी उसका मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज निकाल दिया। अब ये जो नई मैट्रिक्स मिली है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका एक स्पेशल नाम है, इसका एक स्पेशल नाम है, और वो स्पेशल नाम है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। समझ में आया क्या बोला, समझ में आया क्या बोला, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि एक मैट्रिक्स है भाई आपके पास, मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स का क्या निकालो, एडजॉइंट निकालो। कोई आपको एक मैट्रिक्स दे दे और उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए बोले, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इस मैट्रिक्स का माइनस निकालोगे, कोफैक्टर्स निकालोगे, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाओगे, और कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाल लोगे। समझ में आया। तो मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मिला है उसी को एडजॉइंट कहा जाता है, ठीक है। किसका एडजॉइंट, जो मैट्रिक्स शुरू में दी गई थी उसका एडजॉइंट, ठीक है। तो जो हम लोग ने नेक्स्ट पेज पे लिखे हैं, जो हम लोगों ने नेक्स्ट पेज पे लिखे हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ये इस वाली मैट्रिक्स का एडजॉइंट है, इस मैट्रिक्स का। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, मैट्रिक्स के माइनस निकालोगे, फिर कोफैक्टर्स निकालोगे और कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाओगे। कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लोगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से जो नई मैट्रिक्स मिलती है दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर हो गया, समझ में आया सबको, ठीक है। अब ये बताए क्यों, अब ये बताए क्यों, तो देखो एक्सरसाइज लेकर आता हूँ तो समझ में आएगा, एक्सरसाइज लेकर के आता हूँ तो समझ में आएगा। किधर है 12th मैथ्स में, इधर है। खुल जा भाई, हाँ खुल गई। यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और एक्सरसाइज 2.2 आई गेस यहाँ है शायद, देख लेते हैं चलो। एक्सरसाइज 2.2, अरे यार ये तो फर्स्ट चैप्टर है। एक मिनट वापस जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। ट्वेल्थ मैथ्स 1 सेकेंड चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, एक बार देख लेता हूँ। हाँ चलो, तो एक्सरसाइज 2.2 पे चलते हैं। ये तो हो चुकी है अपनी। आजा यार, कहाँ है, हाँ ये देखो एक्सरसाइज 2.2। फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज एक्सरसाइज 2.2। प्रिंट किए ही नहीं हम लोगों ने, मिस्टेक क्या, प्रिंट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 2.2 है। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस दी हुई है, एक 2/2 की दी हुई है और एक 3/3 की दी हुई है। इन दोनों मैट्रिसेस के लिए हमें क्या फाइंड करने हैं, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करोगे, पहले माइनस निकालना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, कोफैक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा तो सर ये तो हम लोग कर सकते हैं, अभी आपने बताया ना एग्जाम्पल्स, बिल्कुल। तो उन एग्जाम्पल्स के ज़रिए से इनके भी आप लोग कोफैक्टर्स को निकाल सकते हो। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स।
कोफैक्टर की मैट्रिक्स फाइंड करनी है। अच्छा सर, ये भी तो बता दिया आपने, कौन सा बड़ा काम है? कोफैक्टर्स को निकालना है और उन कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर देना है, उसी को कोफैक्टर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो सर ये भी हम लोग कर लेंगे, क्या बात है, बहुत अच्छे। ठीक है, तीसरे पे आ जाओ। तीसरा क्या बोल रहा है? फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस दी हुई है ये दो, इनका क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। अच्छा, तो सर ये भी हम लोग कर लेंगे। एडजॉइंट निकालना कौन सी बड़ी बात है? कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गई, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गई। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से एडजॉइंट मिल जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स के माइनस निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज कर लेंगे, तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी कर लेंगे। तो दोनों सम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? होमवर्क है, आप लोगों को खुद से करना है, मैं नहीं करूँगा। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 खुद से कर लो। ओके, चलो टाटा, बाय बाय।